गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका इंजीनियर मनीष सिंह स्वागत करता हूं मोमेंटम क्लासेस गोड्डा में। और आज हम लोग एक नया यूट्यूब सीरीज लेके आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और सीखिए 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कुछ ही दिनों में हम लोग 12th का न्यू क्लासेस न्यू बैच का बेसिक लेके आ रहे हैं। तो पहले आज आप जुड़ जाइए हम लोगों के साथ और सीखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे कि सर आप तो फिर से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए। तो नहीं बच्चों, आप चिंता नहीं करेंगे, मैं हिंदी भी बोलूंगा। और हिंदी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या। तो सर सम्मिश्र संख्या क्या डायरेक्ट शुरू कर दें या कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट शुरू कर दें क्या सर पढ़ना? नहीं बाबू, डायरेक्ट शुरू नहीं करना है। आपको पता ही है मैं तो पूरा बेसिक भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एंटर करेंगे। तो बाबू आप लोग 10th में एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अथवा हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 10th में जाना चाहता हूं। क्या 10th में? बिल्कुल हाँ, 10th में। तभी तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, ये आखिर सम्मिश्र संख्या आया कहां से। तो एक काम कीजिए, जल्दी से आप कॉपी निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि हमको पता है आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कॉपी आपने अभी तक नहीं निकाला। निकाल लिया क्या? नहीं, अभी भी नहीं निकाला। जाइए जल्दी से, मैं रुका हुआ हूं आपके लिए। आप कॉपी निकालिए, तब तक मैं हेडिंग लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आइए लिखते हैं हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, या इसी को कहा जाता है जटिल संख्या। तो जरा जल्दी से आप कॉपी निकाल लेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो हम लोग का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है यूट्यूब लाइव पे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या। उम्मीद है कि आप कॉपी निकाल चुके होंगे और आप एकदम बैठ जाइए अपने कमरों में, गेट को बंद कर लीजिए और आइए हम लोग चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू, इसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये आया कहाँ से, आखिर इसका शुरुआत कहाँ से हो गया है। तो जी हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसका शुरुआत क्लास 10th से ही हुआ है। आप बोलेगा सर 10th में तो ऐसा कुछ बात ही नहीं बताया गया हम लोग को कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ होता है। तो बताया तो नहीं गया था, लेकिन हिंट कर दिया गया था, तो वो मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे कि मैं बताता हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आता है 10th में, कहां सर, कहां पे हम लोग चूक कर गए जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं सीख पाए। तो आइए देखते हैं और सिखाते हैं आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जल्दी से हेडिंग लिख लेंगे। मुझे पता है कि आपने हेडिंग लिख लिया है, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अगर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं लिखा है तो जरा जल्दी से इसको लिख लेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग 10th में द्विघात समीकरण जब पढ़ा करते थे, तो वहां पर मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, और एक द्विघात समीकरण लिखा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0, और एक द्विघात समीकरण लिख दिया x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए तीनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। कुछ बच्चे तो हमसे एग्री कर गए होंगे, बिल्कुल सर ये तो द्विघात समीकरण है तीनों। तो हम लोग इसको क्या करते हैं क्रमशः, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो तीन इक्वेशन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। एक है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, दूसरा जो है वो x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0, और तीसरा जो है वो है x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 बराबर 0। और इसको हम, जो तीसरा इक्वेशन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ के पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सीख सकेंगे। तो इसको जरा जल्दी से आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। पहला इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, दूसरा समीकरण है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0, और तीसरा समीकरण है x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 बराबर 0, या इसी को लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा।
अब मैं एक एक करके इस पे चर्चा शुरू करूंगा, और जो चर्चा होगा आज का जो हमारा क्लास होगा, सिर्फ इसी में पूरा क्लास आज हम लोग का लग जाएगा। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं आप, इसी में पूरा क्लास लग जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपको समझाने में आज का पूरा मेरा क्लास चले जाएगा। तो देखिएगा कैसे इसको एक एक करके समझाएंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को बनाने का 3 नियम होता है। कितना नियम होता है? 3। पहला है फैक्टराइजेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड विधि। अब खुश हो रहे हैं आप लोग कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है, गुणनखंड विधि। जो दूसरा विधि होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड वर्ग, पूर्ण वर्ग करके। और तीसरा जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब द्विघात का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब तुलना करते हैं, जिसमें a, b और c का मान आता है ना। उसके बाद हम लोग d निकालते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो विविधकर है। हिंदी में बिल्कुल बच्चों विविधकर है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये जो फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला का नाम है डिस्क्रिमिनांट, और हिंदी में इसको कहते हैं विविधकर। तो जरा जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं एक एक करके सारा सवाल आपके सामने बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कैसे होता है। तो इसको जरा से हम लोग मिटा रहे हैं ताकि स्पेस मिल जाए हम लोग को इसको समझाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए जरा से इसमें निकालते हैं, तो d का मान यानी d का वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो आइए जब देखिए d का मान निकालने लगेंगे, तो देखिए a का मान यहाँ पर क्या है? 4, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इसका कंपैरिजन किए तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना हुआ? -4, और बताइए c का वैल्यू कितना हुआ? 1। ये 3 वैल्यू हुआ किसका किसका बाबू? a का, b का और c का। तो यहां से जब हम d निकालने जाएंगे तो देखिए तो d बराबर क्या होगा? d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना है? तो -4, तो -4 का स्क्वायर कर दिए, मतलब वर्ग कर दिए। और जब वर्ग कर दिए हम लोग, और फिर इसमें -4 गुना a का वैल्यू कितना है? 4, और c का वैल्यू है 1। तो देखिएगा -4 का स्क्वायर हो गया +16, और इधर हो गया -16, तो d का मान हो गया 0। देखिए d का क्या मान हो गया बाबू? 0। d का मान क्या गया है? 0। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग आगे भी बढ़ सकें। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ये इक्वेशन नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये कट रहा है वीडियो में, तो इसको ऐसा लिख लेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण है जो हम लोग का पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसको लिखने के बाद a का वैल्यू, इसको किससे कंपेयर कर दिए सर? किससे आप जो है इसकी तुलना कर रहे हैं? तो इसका तुलना जनरल फॉर्मूला से कर रहे हैं, द्विघात से समीकरण का जनरल फॉर्मूला से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर और यहाँ पर है 4x स्क्वायर, तो a का मान कितना हो गया? 4। यहाँ पर प्लस bx है और यहाँ पर -4x है, तो b का मान कितना हो गया? -4, और c बराबर हो गया 1। तो देखिए ये तो d का मान निकल गया 0। बोले बहुत बढ़िया सर, एक चीज तो हम लोग निकाल दिए। क्या निकाल दिए बच्चों? d का वैल्यू 0। तो आइए अब और आगे चलेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन लिए थे क्या आपको याद है? कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर हम लोग तो भूल गए। आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? तो यार याद कर लो यार, सेकंड नंबर इक्वेशन। आपको याद आया क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर याद आ गया है। अगर आपको याद आ गया तो कमेंट करके जरा बताइए कि दूसरा इक्वेशन क्या था। मैं आपके कमेंट बॉक्सेस में देखूंगा, जरा जल्दी से बता दीजिए। तो हाँ बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। तो आइए देखिए सेकंड इक्वेशन भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और याद रखिएगा कि पहला इक्वेशन में d का जो वैल्यू आया था वो आया है 0। तो देखिए दूसरा जो इक्वेशन था बाबू हम लोग का, वो था x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपने बोला बिल्कुल सर यही था, और आप मान भी गए कि बिल्कुल यही था सर,
बोले ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको कंपेयर कीजिए, मतलब तुलना कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। और जैसे ही आप तुलना कर पा रहे होंगे तो a का वैल्यू यहां पर 1, मतलब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो a का वैल्यू क्या आया 1। देखिए तो b का वैल्यू क्या आया है, तो b का वैल्यू आया 11। और देखिए तो c का वैल्यू क्या आया 30, तो c का वैल्यू 30। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए d का वैल्यू निकालने आएंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का यहाँ वैल्यू कितना है, तो 11 का स्क्वायर और फिर माइनस 4 गुना 1 गुना 30। तो देखिए तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 30 इंटू 4 होता है 120। तो देखिए इसका आंसर आएगा +1 या सिर्फ 1 भी हम लोग कह सकते हैं। तो सर पहला इक्वेशन का आपका d का वैल्यू आया था 0 सर, और दूसरा जो आपका d का वैल्यू आ रहा है सर वो है d इज इक्वल टू 1 सर। तो देखिए ये दूसरा भी वैल्यू हम लोग का आ चुका है, d इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन का भी वैल्यू आ चुका है। तो जरा नोट कर लीजिएगा इसको। फिर हम लोग तीसरा पे भी चर्चा करेंगे, और जब तीसरा पे चर्चा करेंगे तब उसके बाद आप देखिएगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा हो ये तो सर 10th का चीज आप पढ़ा रहे हैं हमको, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएगा बच्चों। पहले आप सीख लीजिए, ये तो बेसिक है, जिनको आता है तो बड़ा बढ़िया, जिनको नहीं आता है वो बच्चे जरा देखेंगे। और ये क्यों सिखाया जा रहा है बस 2 मिनट में हम क्लियर कर देंगे, जरा जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, और नोट करने के बाद आपने a का वैल्यू लिख लिया, b का वैल्यू लिख लिया, c का वैल्यू लिख लिया और d भी निकाल लिया। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो श्रीधराचार्य रूल है। बिल्कुल हाँ, वही रूल है, वही नियम है, उसी से हम लोग d निकाल रहे हैं। d के बाद अल्फा बीटा भी निकाला करते थे क्लास 10th में द्विघात समीकरण में, तो अभी फिलहाल हम लोग अल्फा बीटा पे ना जाके d तक ही है। तो d से क्या फायदा होगा आइए देखिएगा। चलिए आइए, आप लोग ये भी लिख लिए होंगे बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए तीसरा समीकरण ले रहे हैं। जो हम लोग का तीसरा समीकरण है वो है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। कुछ बच्चे तो बोले सर, ये भी सर आप बोले थे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 बराबर 0। बिल्कुल बच्चों, तुम जो लिख लो दोनों में, दोनों एक ही बात है। तब एक काम करो, इसको पहले तुम कंपेयर करो, मतलब तुलना करो किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। और जैसे ही तुम तुलना करोगे तो देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा 0 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। देखो तो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से जरा अगर हम d निकालने जाते हैं तो बताओ d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हो गया 0 माइनस 4 और a का वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1। 0 माइनस 4 तो आंसर आ गया -4। तो देखिए तीसरा जो हम लोग निकाले इसमें d का वैल्यू -4 है। तो जरा जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। तब अब हम लोग बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के तरफ, क्योंकि d का तीनों समीकरण का, तीनों इक्वेशन का d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। और जब आप इसका वैल्यू निकाल लिए होंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो जरा जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तब तक मैं अपना मार्कर का इंक भी फुल कर लेता हूं, ताकि हम लोग और दोगुने स्पीड और अच्छे से पढ़ सकें। तो जरा जल्दी से लिख लीजिएगा। और जो बच्चे बिना कॉपी के देख रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स में बिना लिखे आपको बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। तो जरा जल्दी से आप लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होगा कि बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन इसका फायदा क्या है ये जो आप बता दिए। तो हम बोले देखिए बाबू, जब आप 10th पढ़े होंगे, चाहे आप जहां से पढ़े होंगे, तो ये आपको बताया गया होगा कि डी का 3 नियम होता है, 3 केस होता है। एक बार d बराबर होता है 0 के, एक बार d जो है बड़ा होता है 0 से, और एक बार d जो है छोटा होता है 0 से। सर याद आया, ये तो हमें बताया गया था क्लास 10th में, या हमने पढ़ा था सर। तो देखिए उसी चीज को हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो यही लिखने जा रहे हैं कि सर 3 केस हम लोग पढ़े थे। पहला केस पढ़े थे d ग्रेटर देन 0। अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो जो रूट्स होगा, रूट्स का मतलब मूल, जो रूट्स होगा इसका मतलब मूल,
जो मूल होगा सर वो रियल होगा। रियल का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक। और कैसा होगा? एंड अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। सर एक हमने और चीज पढ़ा था कि d बराबर होता है 0। अगर d बराबर 0 हो जाए तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। रियल का मतलब वास्तविक। रियल का क्या मतलब होता है? वास्तविक। अगर आप अपने कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रियल का मतलब होता है वास्तविक। जब d बराबर 0 हो तो रूट जो है वास्तविक होता है और समान होता है। और जब d बड़ा हो किससे? 0 से, तो रूट रियल होता है और अनइक्वल होता है। और तीसरा जो हम लोग नियम पढ़े थे बाबू कि d लेस देन 0, d जब छोटा होता है किससे? 0 से, तो रूट्स जो होता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। एंड अनइक्वल भी होता है। एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब समान नहीं है। तो ये तो आप लोग पढ़ के आए हैं, फिर भी मैंने बताने का काम किया कि जब d बड़ा होगा 0 से तब रूट्स जो होता है, रूट्स को हिंदी में हम लोग मूल कहते हैं, वो रियल का मतलब वास्तविक, और अनइक्वल मतलब समान नहीं होगा। लेकिन जब d 0 के बराबर होगा तब रूट्स रियल और इक्वल होगा। रियल और इक्वल का मतलब समान और वास्तविक। लेकिन जब d छोटा हो जाएगा तब रूट्स इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। इमेजिनरी का क्या मतलब होता है? काल्पनिक। और अनइक्वल समान नहीं होगा। तो जब इन सब चीजों को आप पढ़ के आए होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो मैंने अभी सिखाने का आपको काम किया। देखिए जैसे पहला समीकरण जो हम लोग लिए थे, पहला समीकरण क्या लिए थे बाबू? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें देखिए d का मान आपको 0 आया था। d का मान 0 आया था मतलब मूल आपका क्या होगा? इक्वल होगा और रियल होगा, मतलब समान होगा और वास्तविक होगा। दूसरा जो हमने इक्वेशन लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30 बराबर 0, इसमें रूट्स कैसा था? इसमें जो d निकला था मेरा वो एक था मतलब 0 से बड़ा था। 0 से बड़ा था मतलब रूट से रियल होगा और अनइक्वल मतलब मूल वास्तविक होगा और समान नहीं होगा। लेकिन देखिए एक और जो तीसरा हम लोगों ने लिया था बाबू वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो हम लोगों ने लिया था इसमें जो इसका d आया था वो -4 आया था, जो कि 0 से क्या था? छोटा। 0 से जब छोटा था तो ये काल्पनिक होगा और समान नहीं होगा। अब बोलिएगा सर इससे क्या लेना देना है हम लोगों को? इससे क्या लेना देना है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में? इससे तो कोई लेना देना नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम बोलेंगे नहीं बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं, इससे लेना देना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या लेना देना है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसको हम बताएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। रूट्स रियल का मतलब वास्तविक और अनइक्वल का मतलब समान नहीं है। यहाँ पर रूट्स रियल का मतलब वास्तविक और समान, इक्वल का मतलब समान। और यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक और अनइक्वल का मतलब समान नहीं है। तो देखिए 3 हमने एग्जाम्पल लिया था। 3 एग्जाम्पल से हमने आपको समझाने का कोशिश किया है कि कब d बड़ा होता है 0 से, कब d बराबर होता है 0 के, और कब d लेस देन होता है 0 के। जब ये आप समझ गए होंगे, तीनों समीकरण को आप लोगों ने देख लिया होगा, तो पहला समीकरण में d बराबर है 0 के मतलब इक्वेशन में d बराबर है 0 के। दूसरा में इक्वेशन में d इक्वल टू 1 है मतलब बड़ा है 0 से, और तीसरा में d लेस देन 4 है। तो जब 4 है तो आइए हम समझाते हैं होता क्या है। आइए देखिए, तो आप जरा जल्दी जल्दी उतारिएगा। अगर आप नहीं उतार पाए हैं तो वीडियो को जरा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, रिवाइंड करके पॉज करके उतार लीजिएगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मतलब जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, तो ये जो सम्मिश्र संख्या है बाबू, ये जो सम्मिश्र संख्या है ये 2 चीजों से बना है। एक बना है रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 चीजों से बना होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल का मतलब वास्तविक और इमेजिनरी का मतलब
काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक दो चीजों से मिल के बना होता है ये सम्मिश्र संख्या। अब बोलेगा सर थोड़ा देर पहले भी आप कुछ रियल और जो है काल्पनिक मतलब वास्तविक और जो है काल्पनिक बड़बड़ा रहे थे, बोल रहे थे। हम बोले बिल्कुल हाँ बोल रहे थे, इसीलिए तो हम समझा रहे थे कि क्लास 10th में भी तुम कुछ कुछ इसका पाठ पढ़ के आए हो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा था। तो देखा हम जो सॉल्व किए थे तीनों इक्वेशन या तीनों समीकरण, उसमें एक था वास्तविक, एक फिर वास्तविक था और तीसरा जो था वो काल्पनिक था। तो काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी और रियल का मतलब वास्तविक। वहीं से वही जड़ है बच्चों किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब जब हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं तो पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर को पढ़ेंगे, मतलब काल्पनिक संख्या को पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या पढ़ने के बाद वास्तविक संख्या तो आप जान रहे होंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्याएं होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्याएं होती है उसे रियल नंबर या हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं इसको भी आगे लिखाने का काम करूंगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं। आप पहले यहां तक जरा सा नोट कर लेंगे, फिर हम लोग रियल नंबर पे चर्चा करेंगे, फिर इमेजिनरी नंबर पे चर्चा करेंगे और रियल नंबर और कितने पार्ट्स में होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आखिर ये संख्याओं पे इतना काम किसने किया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि हमारे ही भारत के एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था रामानुजन। तो रामानुजन ने नंबर के ऊपर काम किया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट किसी और ने दिया है और वो सीक्रेट है जो हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तब हम लोग रियल और इमेजिनरी पे आएंगे, जरा जल्दी से लिख लेंगे, जरा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। वास्तविक संख्या इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जरा जल्दी से नोट कर लेंगे, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो जरा जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहले रियल नंबर पे बात करते हैं। रियल नंबर आखिर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहा जाता है, वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। तो आइए पहले इसको पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग आएंगे इमेजिनरी नंबर पे। और जब इन दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग का बात होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसलिए बच्चों मैंने स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया था, द्विघात समीकरण से किया था, ताकि सब बातों को आप समझ पाए। तो चलिए आइए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आप अपने कॉपी में लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले हिंदी में लिखे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे और फिर हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि लिखने में बाबू दोनों को लिखने में समय लगेगा। और हिंदी, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी तो लिख ही लेते हैं और इंग्लिश जो है आपको सीखना है, तो इंग्लिश हम लिख दिया करेंगे और हिंदी हम बोल दिया करेंगे। तो आप जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आप वैसे वैसे उसको नोट करते जाएंगे। तो चलिए आइए, रियल नंबर, तो इसका दो डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो लिखिएगा द नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर। और एक और इसकी जो परिभाषा है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, और द नंबर्स which can be represented का मतलब दर्शाना, which can be represented on a number line is called real number,
इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसा आप लिख लेंगे रियल नंबर, द नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जो संख्या होती है उसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, या वैसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर। तो जरा जल्दी से आप नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों। हम लोग रियल नंबर जो है वो पढ़ चुके हैं अभी तक, वास्तविक संख्या के बारे में जान चुके हैं। द नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है जिसको हिंदी में अनंत कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड रियल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब संख्या रेखा और रिप्रेजेंटेड का मतलब दर्शाना। तो चलिए मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए जल्दी लिखेंगे। वैसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में हो, जरा लिखेंगे तेजी में, वैसी संख्या जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में हो कहलाता है वास्तविक संख्या, कहलाता है वास्तविक संख्या। अथवा दूसरा जो डेफिनेशन है, फिर से, हाँ फिर से, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर फिर से, तो आइएगा, फिर से बोल रहे हैं, वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच हो उसे कहते हैं रियल नंबर। अथवा द नंबर विच कैन बी, जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं अभी, वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वैसा संख्या जिसको वास्तविक संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है, संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है, वैसी संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो आइए, इसको तो आप लिख लिए होंगे, और जब लिख लिए होंगे तो हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें पहला चीज हम लोग सीख चुके हैं, क्या बच्चों, रियल नंबर। और जरा आइए रियल नंबर का 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं कि सर रियल नंबर भी तो थोड़ा चर्चा कीजिए, तब तो इमेजिनरी करेंगे, काल्पनिक करेंगे, रियल मतलब वास्तविक। पहले वास्तविक संख्या पे चर्चा करेंगे, फिर हम लोग काल्पनिक संख्या पे चर्चा करेंगे, और फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बोल दें, पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, फिर पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे जो कि होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखिए बच्चों, वैसा कोई भी संख्या जिसको आप संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग एक नंबर लाइन लिए, यहां पर लिए 0, तो क्या ये रियल है, क्या ये वास्तविक है? हाँ सर, 0 को तो दर्शा सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 भी रियल है, मतलब वास्तविक है। 2 सर, 3 सर, हाँ ठीक है। -1, -2 और -3, ये जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दशमलव वाला, मतलब पॉइंट वाला भी तो बताइए, रियल है कि नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल यार, यहाँ पर अगर कोई बच्चा 0.5 लिख सकता है, इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकता है, तो ये रियल है। हाँ, अब कुछ बच्चे को डाउट हो जाएगा सर माइनस वाला अगर दशमलव में आ गया तो भी यार, कुछ भी जिसको संख्या रेखा पे हम लोग दर्शा सके वो क्या कहलाता है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। चलिए, वास्तविक संख्या तो आपको क्लियर हो गया होगा, रियल नंबर क्लियर हो गया होगा। सर बोलना क्या चाहते हैं रियल नंबर को लेके? तो रियल नंबर तो चलिए कंप्लीट। अब आते हैं यार इमेजिनरी नंबर, है ना, जिसपे बड़ा घमासान चर्चा करना है, और यही आपको हमको सिखा देना है बिल्कुल। तभी तो रियल तो बड़ा आसान था, ठीक है, रियल तो बड़ा आसान था। रियल में भी रियल नंबर का पार्ट्स होता है, रियल नंबर का क्या पार्ट्स होता है वो भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर होने वाला है उसका बेसिक हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों। और जब बेसिक पढ़ा दिया है तो यकीन मानिए अगले लेक्चर में हम लोग इमेज नंबर को पूरे तरह पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगला वीडियो भी देखना होगा और मेरे साथ जुड़ना होगा, तभी आप इमेजिनरी नंबर पढ़ पाइएगा। तो आइए हम लोग रियल नंबर का पार्ट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आज रियल नंबर का झंझट ही खत्म कर देते हैं। मतलब वास्तविक संख्या का और सब चीज पढ़ के आज इसको खत्म ही कर देते हैं, तब इमेजिनरी नंबर पे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तब आपको वो तीनों समीकरण, तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल पता चलेगा जो हम लोग लिखने वाले थे। तो चलिए आइए, आप लिखिएगा, फिर से हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना पार्ट? 2 बाबू। एक था रियल मतलब वास्तविक,
और दूसरा था इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, चलिए रियल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर। चलिए IMA होगा बच्चों, यहां पर इसको थोड़ा सुधार लेंगे, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर का दो पार्ट, एक होता है रेशनल जिसको बोलते हैं परिमेय, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। इसका मतलब हुआ परिमेय, परिमेय संख्या, और इसका मतलब हुआ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या। चलिए फिर से और पार्टों में टूटेगा रेशनल, रेशनल को और पार्टों में तोड़ेंगे, मतलब परिमेय संख्या का और पार्ट होगा। पहले आप इसको जरा जल्दी लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, जरा जल्दी से लिख लीजिएगा। ये फिर टूटेगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, और फिर इंटीजर, इंटीजर। मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा, पहले आप लिख लेंगे नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल नंबर, फिर लिखेंगे होल नंबर, होल नंबर, और तीसरा लिखेंगे इंटीजर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या, इसका मतलब हो गया पूर्ण संख्या, और इसका मतलब हो गया पूर्णांक। तो जरा जल्दी से लिख लेंगे, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या, और इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो नेचुरल नंबर गिनती से होता है, तो 1 2 3 4 से जहां तक गिन सके तो ये नेचुरल नंबर हुआ। होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3, और इंटीजर जो है ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब नेचुरल नंबर का भी पार्ट आता है, तो नेचुरल नंबर का पार्ट के लिए जगह नहीं है, मतलब प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राकृत, इसको लिख सकते हैं पूर्ण, और इसको लिख सकते हैं पूर्णांक। तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा ताकि हम नेचुरल नंबर का और पार्ट आपको बता सकें। तो नेचुरल नंबर का फिर 3 पार्ट होता है, इवन, ऑड, और एक जरा सा गेस कीजिए कौन है तीसरा, इवन, ऑड और प्राइम। इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब क्या, विषम, है ना। और प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक वो और एक 1, एक वो खुद और एक 1। तो पहले इसको जरा सा आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाह रहे हैं जल्दी से लिख लेंगे, प्राकृत संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख लिए होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, क्योंकि आज हमें रियल नंबर तो खत्म ही कर लेना है पढ़ के, कि रियल का और कितना कितना पार्ट हो सकता था। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बच्चे, हम लोग नेचुरल नंबर तक पहुंचे थे। और फिर से आप कॉपी में, अपने कॉपी में बनाएंगे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं था। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, फिर ये 3 पार्ट में इवन नंबर, इवन नंबर मतलब जो 2 से भाग हो जाए, तो इसको कहते हैं सम संख्या, इसको कहते हैं सम संख्या, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं ऑड, ऑड का मतलब विषम, विषम संख्या। और जो तीसरा होता है वो होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो जरा जल्दी इसको नोट कर लेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। फैक्टर मतलब गुणनखंड एक और। तो इसका एग्जांपल लेंगे तो 2 4 6 8 10 12, ऑड का लेंगे तो 3 5 7 9, और प्राइम नंबर का लें तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है।
मतलब देखिए इसका गुणनखंड केवल 1 और 2 होगा, इसका गुणनखंड केवल 1 और 3 होगा मतलब फैक्टर, और इसका फैक्टर 7 और 1 होगा, और इसका फैक्टर 5 और 1 होगा। मतलब जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो, 1 और इटसेल्फ का मतलब एक तो खुद उसका गुणनखंड हो और एक इसका एक गुणनखंड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये ऑड और इवन। बस बच्चों यहीं तक आज हम लोग का था कि हम लोग को सीखना था कि जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था, इसको जरा सा आप नोट कर लेंगे, जो वास्तविक संख्या था उसके कितने पार्ट्स होते थे। हमने लोगों ने उसका सारा पार्ट्स को देखा है, सारा पार्ट्स को सीखा है। उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे कल इमेजिनरी नंबर में जाएंगे, काल्पनिक संख्या में जाएंगे। आपको इतना डीप में तो याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि वैसा संख्या जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के बीच में हो उसको बोला जाता है रियल नंबर, या वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं, वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जा सकता है वो कहलाता है क्या? रियल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब ये वीडियो समझ में आया होगा। सभी को बाय बाय और बहुत हैप्पी डे आप लोग को आज का। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे हमारे मोमेंटम क्लासेस के साथ मैथ्स का नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।